आप करेंगे मधु? मधु जी, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम। आप प्रेयर कराएंगे जी आज? मैम आ रही है। प्रेयर कराएंगे, प्रेयर। जी मैम आज नहीं करा पाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अभी कराएं? कहीं अभी बाहर से कहीं से आई। शारदा जी, आप कराएंगे? यस मैम। ठीक है, गुड। ब्लू कलर ये कर देते पीडीएफ कर देते। नमस्कार सीधी, कमर गर्दन सीधी, सेटिंग करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव को याद करते हुए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो देवस्य यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् महेश्वरः महेश्वर, गुरुर्साक्षात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, गुरु तस्मै सदा। गुरवे नमः। ओम शांति 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 शांति। शांति। दोनों हाथों को रब करिए, उसकी उष्णता को आंखों में लगाइए, स्माइल के साथ आईज खोलिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, प्रणाम। कैसे हैं सभी? नमस्ते मैम। ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था आहार। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आहार क्या होता है, आहार हमारी की आवश्यकता क्या होती है हमारे जीवन में, फिर क्या क्या उसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था आहार का पाचन, हम डाइजेशन पढ़ रहे थे आहार का। मैंने आपको एक शॉर्ट में फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद फिर मैंने डिटेल में आपको बताया था थोड़ा सा कि आमाशय में कैसे होता है और क्या क्या उसमें जूसेस वगैरह सीक्रेट्स होते हैं। थोड़ा सा एक और रिवीजन ले लेते हैं मोटा मोटा, फिर उसके बाद स्टमक का और ये हमारी जो ग्रास नली है, ग्रसनी है, माउथ है। माउथ भी हमारा कल हो गया था वैसे, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कर लेती हूँ, ठीक है। हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारा मतलब जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसके पार्ट्स होते हैं। उनके नाम मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा माउथ हो गया, उसके बाद हमारा ग्रसनी यानी कि फेरिक्स हो गया, इसके बाद ग्रास नली, ईसोफेगस, उदर मीन्स स्टमक, इसके बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सबके गो थ्रू होते हुए हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। माउथ में क्या होता है? खाना लेते हैं, टीथ होती है हमारे, टीथ खाना को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। और माउथ में ही हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है टंग के नीचे, उनसे सलाइवा सिक्रेट होता है जो हमारे फूड को चिपचिपा बनाता है, जिससे वो आसानी से स्वेलो हो जाए, निगला जाए। इसके बाद फेरिक्स कार्य मैंने बताया था आपको, जो ग्रसनी होती है, निगलने के बाद जो हम निगलते हैं फेरिक्स के द्वारा, ग्रसनी के द्वारा, जो ये हमारा ग्रसनी है इसके द्वारा हमारे ईसोफेगस में यानी कि ग्रास नली में भोजन आ जाता है। ग्रास नली में क्या होता है, पाचन नहीं होता है। अब देखो हमने माउथ अपना खाना लिया मुख के अंदर, वो ऐसे ही तो स्टमक में नहीं जाएगा ना कि ऐसे ही सीधा स्टमक में चला जाए। तो जिस पाइप के थ्रू वो नीचे स्टमक में जाता है, ईसोफेगस, उसे ग्रास नली बोलते हैं। उसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, बस उसका काम इतना है, जो हमारा हमने स्वेलो किया है भोजन उसको स्टमक में पहुंचाना। अब स्टमक में हमारे स्टमक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारा पाचन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो पाचन के रस द्रव्य होते हैं, वो सिक्रेट्स होते हैं, उनका सिक्रेशन होता है और उनको वो धीरे धीरे आगे हमारे आहार को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराते हैं। अब कौन कौन से जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो सिक्रेट्स होते हैं स्टमक में, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक होता है, म्यूकस, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है स्टमक में, जो हमारे भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, ठीक है, उनको किल करता है। और एक क्या बड़ा रोल होता है, जो गैस्ट्रिक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, फूड को ल्यूब्रिकेंट्स बनाता है, यानी कि चिपचिपा बनाता है उसको, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, आगे पहुंच सके छोटी आंत में। और हमारी जो स्टमक की वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड वन इसमें होता है स्टमक में गैस्ट्रिक एंजाइम्स। कौन कौन से गैस्ट्रिक एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। 3 तरह के गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक में, जिनका श्रावण होता है, ठीक है। पेप्सिन का क्या कार्य होता है, पेप्सिन जो हमारे भोजन में हमने जो प्रोटीन लिया है उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है। लाइपेज हमारे फैट का ब्रेक डाउन करता है, लेकिन स्टमक में हमारे फैट का सिर्फ कुछ ही मात्रा में डाइजेशन होता है, कंप्लीटली वो डाइजेस्ट नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कंप्लीटली हमारे फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर फंक्शन क्या होते हैं हमारे स्टमक के। अब स्टमक में ये नहीं, जैसे तो ग्रास नली में तो क्या था, खाना हमारा स्वेलो हुआ, निगला हमने और नीचे आ गया, लेकिन स्टमक में हमारा फूड स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और उसमें स्टमक में पार्शियली, मतलब पूरा डाइजेशन नहीं होता, अर्ध पाचन हो जाता है हमारे आहार का, ठीक है। फिर वहां पे वो जो ल्यूब्रिकेंट्स की फॉर्म में बता रही हूँ, एक तरह से वो काइम में चेंज हो जाता है। काइम एक वर्ड है, यहाँ पे हमारे आगे इसमें आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी। काइम का मतलब होता है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब फिर है नेक्स्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फाइनल डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडिनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है। इनके थ्रू होता हुआ हमारा जो पाचन की क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। अब मैं यहां से लेके चलती हूँ छोटी आंत में। मैं आपको बता, छोटी आंत कंप्लीट हुआ था, नहीं, छोटी आंत को मैं फिर से एक बार डिटेल में बताती हूँ। शॉर्ट में मैंने बता दिया कि उसमें हमारा डाइजेशन जो होता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कल भी मैंने ये बताया था, ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया है इसलिए कि क्लियर हो जाए अच्छे से कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ तक हमारा डाइजेशन हो चुका है, जब हमारा फूड जब छोटी आंत में पहुंचा है। स्टमक में या उदर में संसाधित किए जाने के बाद भोजन जठर निर्गमीय संकोची पेशी से होकर छोटी आंत में भेज दिया जाता है। दूधिया काइम के पाचन तंत्र में प्रवेश करने के बाद पाचन और अवशोषण, मैंने बताया था ना, पाचन भी होता है कंप्लीट और उस जो आहार है उसका अब्जॉर्प्शन भी
और अवशोषण प्रक्रियाओं का एक बड़ा भाग यहीं पर संपन्न होता है, यानी कि हमारी छोटी आंत में। यहाँ उसे 3 अलग अलग द्रव्यों से मिलाया जाता है। पित्त यानी कि बाइल, जो अवशोषण करने के लिए वसा का इमल्सीकरण करता है, काइम को निष्प्रभावी करता है और इसका उपयोग विलीन और पित्तामल जैसे अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। पित्त का उत्पादन यकृत द्वारा किया जाता है और फिर उसे पित्ताशय में भंडारित किया जाता है। पित्ताशय में मौजूद पित्त बहुत अधिक सांद्र कंसंट्रेटेड होता है। मैं बताती हूँ आपको, जो हमने अभी पित्त पढ़ा कि ये है क्या। पित्त रस जो होता है हमारे, आपने सुना होगा जो लीवर होता है, गॉल ब्लेडर होते हैं, पेंक्रियाज होते हैं, जैसे इन सब का रोल है, इनका भी रोल हमारे डाइजेशन में होता है, इन बॉडी पार्ट्स का भी। ये क्या करते हैं, ये कुछ द्रव्यों का श्रावण करते हैं। उन श्रावण से ही हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। अब लीवर का क्या फंक्शन होता है, लीवर, क्योंकि अभी यहाँ पे बाइल का नाम आया कि बाइल जूस क्या होता है, अब ये भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा कि बाइल जूस कहाँ से, बाइल जूस का श्रावण कहाँ से होता है। अब लीवर क्या है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ द बॉडी, प्रोड्यूस बाइल का सिक्रेशन को होता है, बाइल को यानी कि पित्त को श्रावित करती है। और कैसे कलर का होता है जो पित्त होता है हमारा, ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में। यहाँ हमारा फैट का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है गॉल ब्लेडर, पित्ताशय, स्मॉल पी शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड अंडर, किसके पीछे होता है, लीवर के पीछे हमारा गॉल ब्लेडर होता है, पित्ताशय। ठीक है, जो लीवर ने सिक्रेट किया, श्रावण किया जिस बाइल जूस का, पित्त रस का, उसको पित्ताशय में स्टोर करके रखता है पित्ताशय। ठीक है, और जब उसकी जरूरत होती है तब वो ड्यूडेनियम में, ड्यूडेनियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें उसका श्रावण कर देता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड वन है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। इसके भी कितने सारे, मतलब ये भी क्या है, सिक्रेट्स करता है जूसेस का, मतलब जूसेस का श्रावण करता है ये भी, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन किसका करता है, प्रोटीन का करता है, लाइपेज किसका करता है, ये सब हमारे एंजाइम्स हैं जिनका भी इतना ही रोल है हमारे डाइजेशन में। और लाइपेज हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। अब ये आगे, जैसे मैंने पित्तरस वगैरह था, इसको मैंने बताया कहाँ से कैसे सिक्रेशन इनका होता है, श्रावण होता है। अब आगे पढ़ेंगे अग्नाशय द्वारा बना गया पाचक रस। क्षारीय श्लेष्मिक झिल्लियों के आंत्र एंजाइम, इन एंजाइमों में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रेज, ये तीनों केवल शर्करों को संसाधित करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन शामिल होते हैं। जब छोटी आंत में पीएच का स्तर बदलता है और धीरे धीरे क्षारीय हो जाता है तो और अधिक एंजाइम सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और जो रासायनिक रूप से विभिन्न पोषक तत्वों को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देते हैं ताकि वे रक्तवाहिकीय या लसिकीय तंत्रों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब मैंने जैसे कल आपको बताया था कि इतना छोटे हो जाते हैं, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं ताकि वो हमारे ब्लड द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन हो जाए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो होती है वाहिनियां होती है, उनमें ऐसे सीधा खाना थोड़े ना जाएंगे, इसीलिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट होते 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 ये प्रक्रिया पूरी होती है और वो फाइनली अंत में एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे रक्तवाहिनियों द्वारा। विलाई नामक छोटी उंगली जैसी संरचनाएं, जिनमें से प्रत्येक माइक्रोविलाई नामक और भी छोटी बालों जैसी संरचनाएं से घिरी रहती है। आंत का ये थोड़ा जो है ना स्ट्रक्चर बताया गया है छोटी आंत का। मैंने तो डाइजेशन बता दिया कि उसमें डाइजेशन होता ऐसे होता है, फाइनल डाइजेशन हो जाता है हमारा छोटी आंत में, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब ये जो
ये ना स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा छोटी आंत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइक्रोविलाई छोटी बालों जैसी संरचनाओं से घिरी होती है। आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ाकर और पोषक तत्वों के अवशोषित होने की गति बढ़ाकर पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाती है। अवशोषित पोषक तत्वों से भरा रक्त हेपाटिक पोर्टल शिरा से होकर छोटी आंत से बाहर जाता है और यकृत में पहुंचाया जाता है, जहां उसे छाना जाता है। उसमें से टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं और पोषक तत्वों को संसाधित किया जाता है। छोटी आंत और पाचक प्रणाली का शेष भाग क्रमाकुंचन करता है, यानी कि उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे भोजन को उदर से मलाशय तक ले जाया जाता है और भोजन को पाचक रसों से मिलाकर अवशोषित यानी कि उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। वृत्ताकार और लंबवत मांसपेशियां परस्पर विरोधी होती है। जब एक सिकुड़ती है तो दूसरी शिथिल होती है। जब वृत्ताकार मांसपेशियां सिकुड़ती है तो कोटर और अधिक संकरा यानी कि नैरो और लंबा हो जाता है। इससे भोजन को दबाकर आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। जब लंबवत मांसपेशियां सिकुड़ती है तो वृत्ताकार मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और आहार नली और अधिक चौड़ी और छोटी होकर भोजन को प्रवेश करने में हेल्प करती है। अब इसमें यहाँ पे इसकी लंबाई बताई गई है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पे लिखा है 7 मीटर। आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ रहे हैं जैसे छोटी आंत और बड़ी आंत। आपको लगता होगा कि छोटी आंत के सामने छोटी हमने क्यों लगाया, क्योंकि वो छोटी होती है, और बड़ी आंत के सामने बड़ी क्यों लगाया, क्योंकि वो बड़ी होती है। लेकिन उल्टा होता है, जो छोटी आंत होती है वो बड़ी आंत से साइज में बड़ी होती है। आगे बताएंगे, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी। 7 मीटर किसकी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है, और बड़ी आंत की कितनी होती है? 1.5। छोटी आंत से होकर गुजरने के बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया इतनी अवधि तक जाती है जिससे आहार नली के बैक्टीरिया क्रिया करके किण्वन कर सके, जिसमें छोटी आंत में संसाधन के बावजूद बचे हुए कुछ ऐसे पदार्थों को विभाजित किया जाता है। विभाजन के कुछ उत्पाद अवशोषित कर लिए जाते हैं। मनुष्यों में इन पदार्थों में सबसे जटिल सैकेराइड्स, मनुष्यों में अधिकतम 3 डाइसैकेराइड्स पचाए जा सकते हैं या शामिल होते हैं। इनके अलावा कई पृष्ठवंशियों में बड़ी आंत द्रव्य को पुनः अवशोषित कर लेती है। रेगिस्तानी जीवन शैली वाले कुछ पृष्ठवंशियों में इन पुनर्शोषण के कारण सतत अस्तित्व संभव होता है। मनुष्यों में बड़ी आंत कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है और इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत से मिलने वाले बिंदु पर स्थित अधांत्र, वृद्धांत्र और मलाशय। अब वृद्धांत्र के भी 4 भाग होते हैं: आरोही वृद्धांत्र, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, अवरोही वृद्धांत्र और अवग्रह वृद्धांत्र। बड़ी आंत ग्रास से पानी सोख लेती है और मल को जब तक जमा रखती है तब तक कि उसे बाहर निकाल नहीं दिया जाए। जो आहार उत्पाद विलाई से होकर नहीं निकल सकते हैं उसे सेलुलोज आहार फाइबर उन्हें शरीर के अपशिष्ट पदार्थों में मिला दिया जाता है और वे कड़ा सांद्र मल बन जाते हैं। यह मल एक निश्चित अवधि के मलाशय में रहता है और फिर आकुंचन और शिथिलन के कारण गुदा द्वार के जरिए शरीर से निकाल दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना गुदा की संकोचक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब क्लियर हुआ ना ये सबको? डाइजेशन ऑफ फूड। आगे चलें? चलो नेक्स्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा आहार एवं पोषण की अवधारणा, यानी कि पोषण का क्या कंसेप्ट है, इसको पढ़ते हैं। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित
एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना। ये तो अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, रिपीट ही हो रहा है हर रोज इस चीज का कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर की यानी कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए, जाकि हम एक्टिव रह सके और हमारा जो बॉडी है, स्वास्थ्य है, वो स्वस्थ रहे। शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण तथा उचित आहार सेवन करना महत्वपूर्ण है ना, ताकि हमारा जो शरीर है वो क्या रहे, पोषक तत्वों से भरपूर रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अच्छा पोषण अर्थात उचित आहार सेवन करना महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त, उचित एवं संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। यदि हम नियमित रूप से अच्छा आहार लेंगे तो वो हमारे क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या है कि अच्छा आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है, बेस है। जब हम अच्छा आहार लेंगे तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे। खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक अक्षमता कम हो जाती है। जो हमारी रोगों से लड़ने की अक्षमता होती है हमारे शरीर की, अगर हम अच्छा आहार नहीं लेंगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर हम अच्छा आहार लेते रहते हैं ना तो हमें जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। विटामिन मिनरल्स हमारे अंदर पूरी तरह से भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमें हमारी बीमारी के साथ लड़ने में फाइट करते हैं, रोकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता हमारी अधिक होती है। लेकिन अगर हम बेकार या खराब पोषण करते हैं तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जो भी कोई बीमारी होती है वो हमें फटाक से अटैक कर देती है हमारे शरीर के ऊपर और हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होता है। हमारा जो शारीरिक विकास होता है, हमारा जो मानसिक विकास होता है वो बाधित होता है, यानी कि वो रुक जाता है तथा उत्पादकता कम हो जाती है। संपूर्ण जीवन में स्वस्थ आहार उपयोग अपने सभी रूपों में कुपोषण रोकने के साथ साथ गैर संचारी रोगों तथा अन्य स्थितियां रोकने में भी मदद करता है। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वैश्वीकरण, संस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग और बदलती जीवन शैली के कारण आहार संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। क्लियर ही होगी ये लाइन तो ऐसे पढ़ने से ही, यानी कि जैसे हमारी जो जीवन शैली चेंज हो रही है उससे हमारे आहार में भी क्या हुआ है, अनेकों चेंजेस आए हैं। लोग अधिक ऊर्जा, वसा, शर्करा या नमक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, यानी कि वो मीठा और नमकीन ज्यादा ले रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में असंतुलन बन जाता है। तथा पर्याप्त फल और सब्जी तथा रेशा युक्त आहार मतलब रफेज, फाइबर जैसे कि साबुत अनाज का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए ये सभी कारक असंतुलित आहार में योगदान करते हैं। जब ये सब हमारे आहार में नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे आहार का संतुलन बिगड़ जाता है और हमारा आहार असंतुलित हो जाता है। संतुलित और स्वस्थ आहार विभिन्न जरूरतों जैसे कि उम्र, लिंग, जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों, सांस्कृतिक, स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों और आहारीय रीति रिवाजों, खान पान के संस्कार के आधार पर अलग होता है, लेकिन स्वस्थ आहार का गठन करने वाले मूल सिद्धांत समान ही होते हैं, समान ही रहते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि संतुलित आहार कैसा होता है। संतुलित आहार वह होता है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हो। क्या होना चाहिए हमारे संतुलित आहार में, आप अंडरलाइन करें इस लाइन को, जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती
आरोग्यता बनाए रखने के आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से मिलते रहते हैं तथा संपूरक पोषक तत्व कम अवधि की कमजोरी दूर करने की एक न्यून व्यवस्था है। आहार संबंधी मुख्य समस्या अपर्याप्त असंतुलित आहार का सेवन है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की सबसे सामान्य पोषण संबंधी समस्याओं में से एक जन्म के समय एक वजन, बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, वयस्कों में चिरकालिक ऊर्जा की कमी, सूक्ष्म पोषक कुपोषण, आहार संबंधी गैर संचारी रोग, देश में मानव संसाधनों के विकास के लिए स्वास्थ्य और पोषण सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी कारक है ना। अगर हम स्वस्थ होंगे, हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहेगा, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, तो इससे जो हमारा देश होगा वो भी तो तरक्की करेगा। अगर हम मतलब सब धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे, किसी में एनर्जी नहीं रहेगी, वरना वो काम कर पाएंगे। तो हम लोग काम कर पा रहे हैं सब लोग, तभी तो हमारा ऐसे ही थोड़ा ना हमारा देश जो हमारी कंट्री चल रही है, ये हम सबके सहयोग से चलती है। और खास तौर से जो यंग बच्चे होते हैं या यंग पर्सन होते हैं, उनको तो एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि उनके काम की हमारे देश को अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए उनको अपने आहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ आहार पद्धति जीवन में जल्दी शुरू होती है। हालिया परिणाम दर्शाते हैं कि गर्भाशय में पोषण की कमी बाद के जीवन में आहार संबंधी चिरकालिक रोगों के लिए भावभूमि निर्मित करती है। स्तनपान स्वस्थ विकास में वृद्धि करता है। देखो, गवर्नमेंट जहां भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो ना, वहां पे ये सब लिखा रहता है कि स्तनपान बच्चे के लिए कितना आवश्यक होता है और संज्ञानात्मक विकास में सुधार करता है। उससे लंबे समय तक, जो ऐसा कहते हैं कि जो बच्चा स्तनपान करता है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रोंग होती है, रोग उसको एकदम से इफेक्ट नहीं डालते हैं। ये नहीं कि वो एकदम से बीमार हो जाएगा, जरा सा भी कुछ हुआ इन्फेक्शन हो जाएगा। आजकल बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है और ये कहीं ना कहीं कारण बताया जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी इस पे इतना काम कर रही है, सबको जागरूक कर रही है। इसलिए यह अधिक वजन या मोटापा और बाद के जीवन में एनसीडी होने का जोखिम कम करता है। यद्यपि स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, इसलिए प्रमुखता खाद्य आधारित दृष्टिकोण से पोषक नवाचार पर स्थानांतरित हो जाती है। अब आगे हमारा क्या बताया है, खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ कौन से हैं, हड्डियां मजबूत करने वाला आहार कौन सा है हमारा, और हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, यानी कि रोगों से जो हमें बचाए, लड़ने की शक्ति देने वाले कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे पूछूंगी, आप बताएंगे। ये तो हमारी कंसेप्ट हो गया आहार का, थियोरेटिकल पोर्शन है। मैंने अभी आपको थोड़ा सा डाइजेशन बताया, वो आपको क्लियर हुआ है, तो आप सिर्फ मुझे स्टेप बताएंगे कि सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ से पाचन उसका स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, कौन कौन से पार्ट में क्या क्या क्रिया होती है, थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ माउथ में ये काम होता है। इसका मैं आपको नाम लूंगी, कोई भी मुझे आंसर देगा। फिर नीतू जी आप बताएंगे हमें, जो हमारा माउथ है, माउथ का हमारा फंक्शन क्या है, वो पाचन में कैसे हेल्प करता है। नीतू जी आप मुझे सुन रहे हैं? शारदा जी आप बताएं। जैसे हमने भोजन लिया, भोजन को ग्रहण किया मुख माउथ में हाँ, तो पाचन का मतलब जैसे स्टार्ट हो जाता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। हाँ हाँ, जो हमारे टीथ होते हैं उसको छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। जी 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 हमारा टीथ है। हाँ, और
उसको लिपलिपा जो लसलसा कौन बनाता है? म्यूकस, सलाइवा सलाइवा सलाइवा। सलाइवा जी, सलाइवा। जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, जो ये लार बनी रहती है ना, जिससे हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ये सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा का स्रावण होता है, ये उसे हमारे खाने को चिपचिपा बनाते हैं। ठीक है, चिपचिपा होगा तभी तो आसानी से निकला जाएगा। अगर वो चिपचिपा नहीं बन पाएगा, ठोस ही रहेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आसानी से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रसनी, यानी कि फेरिक्स। इसका फंक्शन बता दीजिए बस, इसका काम क्या होते हैं? फूड पाइप, क्योंकि ज्यादा ग्रसनी जो है वहां से भोजन हमारे स्टमक तक पहुंचती है। हाँ, और मतलब फेरिक्स से हम खाने को निगलते हैं और इसके हैं। बाद वो, हाँ, वो ग्रास नली में आ जाता है, फूड पाइप में, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस का क्या फंक्शन होता है? उसको स्टमक तक पहुंचाना। ठीक है जी। और कौन कौन से पार्ट होते हैं? और पार्ट नाम बताइए बस, फंक्शन नहीं। जैसे ग्रास, हाँ, छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का बड़ी आंत, पाचन हो जाता है और फिर उसके बाद पोषण भी होता है। फिर बचा हुआ अवशेष जो होता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है फूड का? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। ठीक है, हाँ हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। चलिए ठीक है, हम आगे आते हैं। सबको क्लियर हो गया है वैसे? अब चलो वर्गीकरण देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का कैसे वर्गीकरण किया गया है उनके उनके लाभों के आधार पर। अब जैसे ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ, एनर्जी देने वाले फूड कौन कौन से हमारे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनसे हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है। और ये किस में मिलता है? ये साबुत अनाज, बाजरा, वनस्पति तेल, घी, मेवा और शर्करा यानी कि शक्कर, इन सब से हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट के ये अच्छे स्रोत है। हमारी हड्डियां किससे मजबूत होती है? हड्डियां मजबूत करने वाला आहार हमारा कौन सा होता है? यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बनती है, शरीर बनता है। मेवा, दूध, दलहन, तिलहन, दुग्ध उत्पाद, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पनीर हो गया हमारा, दही हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? बहुत अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के। मतलब हमारे शरीर की बॉडी को बनाने में इनका बहुत योगदान होता है। दूध को तो एक तरह से कंप्लीट फूड ही माना जाता है, उसमें सारी ही चीजें होती हैं। मांस, मछली और मुर्गी, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जो हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, हमें रोगों से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारे विटामिन और खनिज, इसमें ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, मांसाहार खाद्य पदार्थ आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारा जीवन के विभिन्न चरणों में आहार योजना। मतलब जैसे हम बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, जब बच्चा होता है उसकी अलग वो होती है, खाने का चार्ट जो होता है उसकी डाइट अलग होती है। फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो चेंज होते जाते हैं, तो क्या योजना होती है? पोषण सबके लिए आवश्यक है, हालांकि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है ना। जरूरी नहीं है कि मेरे लिए, मतलब मेरी आवश्यकता कुछ और होगी मेरे शरीर के लिए, आपकी कुछ और हो सकती है, किसी और की कुछ और हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो मेरे लिए आवश्यक है पोषक तत्व तो मेरे शरीर के लिए वो आपके भी हो, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। पोषण सबके लिए आवश्यक है, लेकिन हालांकि हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता अलग अलग होती है, जिसमें एक शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल हो सकते हैं। आहार विभिन्न कारकों जैसे कि उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और विभिन्न शारीरिक चरणों में पोषण की आवश्यकता तथा अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। मतलब हमारी एज कितनी है,
क्या हमारा लिंग है। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे लिंग का मतलब है जो पुरुष होते हैं उनके जो डाइट होती है वो ज्यादा होती है और जो महिलाएं होती है उनकी कम होती है, यानी कि लिंग के अनुसार भी हमारा अलग अलग आहार योजना होती है। और विभिन्न शारीरिक चरणों में पोषण की आवश्यकता तथा अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक लंबाई, वजन उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास दर्शाता है, जबकि वयस्कों की लंबाई वजन अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में उठाए गए चरण दर्शाता है। अब ये लिखा हुआ है इसमें स्मरण योग्य तथ्य। इसमें फिर से देखो ये बताया गया है कि जब स्टार्टिंग में बच्चा बोर्न होता है ना, जन्म लेता है, तो उसको स्तनपान जरूर कराया जाए। हॉस्पिटलों में भी आजकल डॉक्टर्स भी नर्स भी सब अवेयर रहते हैं, वो मना करते हैं पेरेंट्स को या गार्जियंस को कि कहीं ऐसे बाहर से लाके या पाउडर वाला डब्बे वाला आप दूध ना दे, बच्चे को उसकी माँ का ही दूध पिलाएं। 6 महीने तक केवल पानी भी नहीं स्तनपान ही कराए। 6 मंथ तक बच्चे को कहते हैं कि पानी भी नहीं देना चाहिए अलग से, वो अपनी मदर के फीड पे ही रहे। मदर की मतलब वो फीडिंग करे बस। पोषक तत्वों से भरपूर अनुपूरक खाद्य पदार्थों के साथ अच्छा होगा कि 2 वर्षों तक स्तनपान कराना जारी रखें। 6 महीने तक तो बताया ही है, लेकिन उसके बाद जैसे 6 महीने के बाद क्या होता है ना, बच्चे की ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो जाती है, तो उसको फिर और भी पोषक तत्वों की नीड होने लगती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये नहीं कि उस टाइम भी उसको पूर्ण रूप से वो अपने माँ के दूध पे ही निर्भर रहे, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग उसका आहार शुरू किया जाए, लेकिन स्तनपान उसकी माँ फिर भी उसको कराती रहे। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 साल तक कराना चाहिए मदर को। 6 महीने की उम्र के बाद शिशुओं के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। 6 महीने की उम्र के बाद स्तनपान कराने के साथ साथ अनुपूरक आहार दिया जाना चाहिए। कम लागत पर घर पर बनाए जाने वाली कैलोरी और पोषक तत्वों से भरपूर अनुपूरक आहार खिलाएं। यानी कि कोशिश करें आप बच्चों को घर पे बना के उनको तब खिलाएं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सभी आजकल तो सब अवेयर हो रहे हैं, सब समझदार हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, अब जैसे कई चीजें चल रही है, डब्बा बंद भोजन चल रहा है। जो वर्किंग मदर होती है उनको लगता है कि कौन बनाए, क्या झंझट करे, वो क्या करते हैं, जैसे सेरेलैक आता है, भाई ये डब्बा बंद फूड ही तो है, उसको बॉयल पानी में घोला और उसको खिला दिया। लेकिन उससे अच्छा क्या आहार होता है बच्चे के लिए, एक शिशु के लिए, आप उसको घर में बनाई हुई खीर जो वो आसानी से खा सके, जिसको उसको चबाने की जरूरत ना हो, इस तरह की चीजें बना के उसको खिलाएं। वो उसके लिए ज्यादा हेल्दी होगी, ना कि बाजार के डब्बा बंद आहार से। और उसमें पोषक तत्व भी भरपूर होंगे, कैलोरी होगी, और सबसे अच्छा क्या होगा, वो बड़ी सफाई से बना होगा और उसमें आपकी एनर्जी होगी, आपके हाथों की ऊर्जा होगी, आपका प्यार होगा। तो ऐसे भोजन से तो आराम से मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। शिशुओं के लिए अनुपूरक आहार तैयार करते और खिलाते समय ये भी पॉइंट देखो मैंने अभी बताया, जैसे स्वच्छता पद्धति का पालन करें। यानी कि जब आप बच्चे का खाना बना रहे हैं तो थोड़ा स्वच्छता का भी ध्यान रखें। यानी कि बच्चा, यहाँ पे इस लाइन को इसलिए लिखा गया क्योंकि जो बच्चा होता है, देखो उसकी जो इम्यूनिटी होती है, उसकी जो प्रतिरोधक अक्षमता होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अभी वो आया मतलब वो धीरे धीरे जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है इस एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। आप उसको अपनी तरह कुछ भी खिला दोगे तो वो उसके लिए हार्मफुल होगा। अब आप तो इतने बड़े हो गए हो, सब देख लिया, झेल लिया, लेकिन बच्चे को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए उसका आहार बनाते हुए, और उसको एक अच्छा आहार खिलाना चाहिए। बच्चों के आहार पर लगे पोषण संबंधी लेबल को, हाँ देखो, जो
लोग बाहर का जो भोजन खिला रहे हैं, जो आजकल सेरेलैक वगैरह मार्केट में आता है बच्चों का, उसके ऊपर लेबल को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बच्चों को संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है ना। क्योंकि मैंने अब बार बार यही वर्ड रिपीट हो रहा है कि जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है, बच्चों की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो आप लेबल जरूर चेक करें कि वो किस डेट से बना हुआ है, कब तक वो खाने योग्य है, या फिर उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, लिखी होती है भाई उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन कि कैसे बनाना है, कितने पानी में घोलना है, कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है, उसे फिर घोल के बनाना है, कैसा पानी यूज करना है, बॉयल करके, ठंडा करके, सारे जो भी हमारे लेबल पे इंस्ट्रक्शन है वो हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए और उनको फॉलो करने के बाद ही उस आहार को तैयार करें। जंक फूड से बचें। जंक फूड, फास्ट फूड ये बच्चे को ना ही खिलाए तो अच्छा है। खाद्य प्रसंस्करण एवं संस्करण। पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब हम अपने खाने का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये हमें बताया गया है आगे। अब आप मुझे बताएं, यहाँ तक का सब क्लियर है? इसको हम ठीक है, प्रसंस्करण और संस्करण को शुरू करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है अपने सिलेबस का। फर्स्ट क्लास में हमारा आहार शास्त्र का परिचय था, आहार की परिभाषा थी, फिर हमारी पोषण की परिभाषा थी, क्या पोषण का अभिप्राय है, क्या वैल्यू है, हमने उसको पढ़ा। पोषक की डेफिनेशन पढ़ी, पोषक तत्वों को पढ़ा, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन सा पोषक तत्व हमें क्या देता है, किससे एनर्जी मिलती है, किससे हमारे शरीर की मरम्मत होती है, कौन सा पोषक तत्व हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, इन सबको पढ़ा। फिर हमने यौगिक आहार पढ़ा, सात्विक आहार के बारे में पढ़ा, राजसिक के पढ़ा, तामसिक के बारे में पढ़ा। फिर हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमारे भोजन में पोषक तत्व होने चाहिए, हमने ये सब पढ़ा। इसके बाद हमारे कौन कौन से पोषक तत्वों में क्या क्या जो हमारे रासायनिक तत्व है वो होने चाहिए, उनकी लिस्ट हमने पढ़ी। मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से रासायनिक यौगिक होते हैं, खनिज लवण कौन से होते हैं, फिर कौन से इन सब में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सब में कौन सा हमारा माइक्रो पोषक तत्व है, कौन सा मैक्रो है, किसकी ज्यादा आवश्यकता। देखो सभी की होती है ना, रोल सभी का होता है, लेकिन कुछ ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एक मिनट, सॉरी। इन सबको हमने पढ़ा। फिर हमने पोषण की स्थितियां पढ़ी, यानी कि कौन से उचित मात्रा में पोषक तत्वों को लेना, कौन से पोषक तत्व की ज्यादा नीड है, उनको कैसे कैसे सेवन किया जाए, किस पोषक तत्व का कैसा हमें खाना खाया जाए, कौन हमारा फ्यूल है पोषक तत्वों में, कौन हमें ज्यादा एनर्जी दे रहा है, इन सबको हमने पढ़ा। फिर हमने आहार का शरीर में के कार्य के अनुसार वर्गीकरण किया, यानी कि शरीर में हमारे आहार का क्या कार्य है उसका हमने वर्गीकरण किया। जैसे हम प्रोटीन और वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो हमारे पोषक तत्व है, इनका हमारे शरीर में क्या रोल है, ये हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करते हैं, ये सब हमने क्लियर किया। इसके बाद हमने अपने आहार का, हमारे आहार का पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, कौन कौन से हमारे शरीर के अंग होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन से पार्ट से कौन से जूस का श्रावण होता है, उनका क्या रोल होता है, वो कैसे हमारे भोजन को, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
फिर सारे चरणों को पढ़ा हमने डाइजेशन के कि कौन कौन से जो हमारे ये पार्ट्स हैं इनका क्या रोल है हमारे डाइजेशन में। अब फिर हमने पढ़ी अपनी आहार का और पोषण का कंसेप्ट पढ़ा। उसके बाद फिर हमने खाद्य पदार्थों के अनुसार उसका वर्गीकरण किया। ये पहले भी ये डिस्कस हुआ है वर्गीकरण। तो फिर नेक्स्ट हमने जीवन के विभिन्न चरणों में आहार की योजना, यानी कि जब हम इस छोटे से लेके बड़े होते हैं तब हमें कैसे आहार को हमें लेना चाहिए, है ना। जैसे बच्चों को कैसा आहार दे, बच्चों का भोजन कैसे बनाए, साफ सुथरा बनाए, बच्चों को 6 महीने तक उसके मदर फीड कराए, उसको बाहर का कुछ ना दे। इवन पानी की भी उसको ऐसा होता है ना, कई लोग होते हैं कि गर्मी है पानी पिला दो, तो लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उसको पानी की भी पूर्ति उसकी उसी से हो जाती है। उसको बाहर की चीजों से दूर रखे, बचाए, कम से कम वो उनके पास जाए। फिर ये छोटा सा एक बच्चों का ही इसमें डाइट दी हुई है कि 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराए, फिर उसके बाद उसको 2 साल तक स्तनपान कराए, लेकिन 6 महीने के बाद उसकी ग्रोथ के लिए उसको छोटा छोटा आहार मील देना शुरू करें। फिर जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, हमारा खाद्य पदार्थ है, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हम उसका कैसे संरक्षण कैसे उसको सुरक्षित रखें अपने खाद्य पदार्थ को। अब ये हमारा नया टॉपिक थोड़ा सा अलग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ, एक्सप्लेन करूंगी। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण। पाश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। पाश्चराइजेशन यानी कि, है ना, जो हमारे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं उनसे कैसे हम अपने आहार को बचाए। पाश्चराइजेशन के थ्रू हम उसको मतलब क्या करते थे ना, उसको सुनिश्चित करते थे कि वो किल हो जाए। फिर अतः खाद्य पदार्थों को भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए खाद्य संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता है। भाई जब हम अच्छा सेफ खाना खाएंगे तभी तो हम अच्छा आहार ले पाएंगे। खाद्यों को फसल कटने या पशु के बाद नष्ट होने से बचाने की विधियां इतिहास पूर्व काल से चली आ रही है। खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता रहा है, जैसे कि फसल कटने पर अन्न को सूखा लिया जाता था ताकि उसकी सुरक्षा काल शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके, है ना। कोई भी जब हमारी फसल कटती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे नहीं ना फसल कटी और उसको बस भर लिया, उसको फटका और उसको स्टोर करके रख लिया। तो जो हम उसे धूप दिखाते हैं, उसको सुखाते हैं, इसका ये मेन कारण यही है ताकि उसका संरक्षण हो सके। वो अब अगर हम फसल कटी और उसको हमने ऐसे स्टोर कर लिया है ना, अगर वो गीली है ना, जैसे हमारा राइस होता है, राइस को कट करके अगर जब हमारा उसका सीड घर में आता है, उसको, क्योंकि राइस क्या होता है, पूरा प्रॉपर पानी में होता है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर होता है। अब मॉइस्चर जो होता है वो हमारे फसल को, खाद्य को बहुत जल्दी खराब करता है। इसीलिए जो चावल का सीड होता है, यानी कि जब चावल कटने के बाद जो सीड आता है उसको लंबे टाइम तक सुखाया जाता है ताकि उसमें उसका मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है तब उसको फिर आगे प्रोसेस होता है, उसकी कुटाई होती है, उसको कुटवा के चावल निकाल के तब स्टोर किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो सीड होता है वो यही वजह है क्यों उसको सुखाया जाता है, उसके प्रॉपर संरक्षण के लिए। पहले के समय में खाद्य पदार्थों का संसाधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण का महत्व। इसका क्या तात्पर्य, जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसका तात्पर्य ऐसी विधियों और ऐसी टेक्निक का ग्रुप से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देता है। लोगों को
जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के कारण भी विभिन्न प्रकार के पहले क्या होता था, पहले तो हमारी सारी चीजें ना तभी साथ के साथ तैयार की जाती थी। अब जैसे हम चावल का जो बीज आता है उसको कुटाई होके हम चावल स्टोर कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे बताते हैं बड़े लोग कि उसी टाइम उसको कूटते थे। जिस दिन बनाना हुआ, जिस दिन खाना हुआ, उसी टाइम सीड से चावल निकाला जाता था और वो बनाया जाता था। तो ये सब जो एक भागदौड़ वाली जो लाइफ होगी है, और फिर उनको सब उनकी वजह से ये सब आगे हमारा धीरे धीरे ये सब प्रोसेस शुरू हो गए हैं। लेकिन इनको भी फिर हम क्या करें, सेफली तो रखें, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है इनके प्रसंस्करण की, इनको अच्छे से इनके संरक्षण की। लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के कारण भी विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 तक 30 वृहद खाद्य संसाधन पार्कों, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स की स्थापना की घोषणा की। फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य पदार्थ या मसालों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण, फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है ताकि आहार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सके। जो उसमें नहीं है उनको पूरा किया जा सके। यह विधि आमतौर पर महंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के लिए अपनाई जाती है। फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि फूड का पदार्थों का प्रबलीकरण। अब जैसे ये देखो, डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में प्रोटीन, लाइसिन मिलाया जाता है। वनस्पतिक तेलों तथा घी में विटामिन ए, विटामिन डी मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है इनके संरक्षण के लिए, इन सबके। और आयोडीन इसलिए भी मिलाया जाता है क्योंकि इनकी हमें नीड होती है, ताकि अब नमक से ही हमें क्या होता है ना कि आयोडीन की कमी से बीमारी हो जाती है जैसे, तो उसकी पूर्ति के लिए आयोडीन को किसमें मिला दिया, नमक में मिला दिया। शेल्फ लाइफ क्या होती है, आप सभी अपने घर में जब सामान लाते होंगे तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ चेक करते होंगे, है ना। कोई भी चीज आप खाने की जब खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं या खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो शेल्फ लाइफ चेक करते हैं। शेल्फ लाइफ एक मतलब जो वो बना है, वो चीज जो बनी है, मैन्युफैक्चर्ड हुई है, उसको उसके अकॉर्डिंग कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि अगर किसी चीज की शेल्फ लाइफ 3 दिन है तो उसको आप 3 दिन के भीतर अगर खाएं तो सही है। अगर 3 दिन से ऊपर हो जाता है तो उसमें वो खराब हो जाता है एक तरह से भोजन, तो उसे आपको नहीं लेना चाहिए। अलग अलग आहार की, खाद्य पदार्थ की अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है, इसीलिए वो अलग अलग मेंशन करते हैं, सबकी सेम नहीं होती है। यही कारण होता है कि सबकी शेल्फ लाइफ अलग अलग मेंशन की जाती है। अब जो फूड साइंस है ये हम कल करेंगे, और ये जो संरक्षण है ये भी मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। कल हम अपना फूड साइंस स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में खाद्य संरक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे फूड साइंस को, फिर क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको क्लियर करने में। कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना फूड साइंस, और ये खाद्य संरक्षण भी हम थोड़ा सा कल फिर से डिस्कस करेंगे। तो अभी अपनी क्लास को एंड करते हैं और लीव कर सकते हैं अब आप ना। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। कैसी रही अच्छा आज की क्लास, ये भी बताइए। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू।